बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे कॉमर्स के क्वेश्चंस के साथ में हम कुछ डाउट्स भी लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको पसंद आती तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग आ जाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन असेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। यानी कि आपसे पूछा है कि ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिसमें असेट्स भी में भी कमी आएगी, लायबिलिटीज में भी। तो ये किसी का डाउट था। तो देखिए ऑप्शन था यहाँ पे ए करेक्ट इसका। अब ये क्यों है तो देखिए, प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं, हमारे लिए करंट लायबिलिटी है, 1 साल के अंदर हमें इसका पेमेंट करना है। तो जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो प्रॉमिसरी नोट का जो पेमेंट होगा वो हमारे लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो यानी कि डिक्रीज इन लायबिलिटी हो गया। फिर विद कैश, यानी कि कैश से पेमेंट किया है तो कैश क्या होता है, असेट्स का पार्ट होता है, तो असेट भी हमारी कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। होप यहाँ पर अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम यहाँ, ये भी किसी का डाउट था, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट इज। अब जो पर्सनल अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, कैश इन हैंड, अमाउंट रिसीवेबल। तो इसका जो आंसर मैंने बताया था वो था अमाउंट पेएबल। अब देखिए अमाउंट पेएबल यहाँ पर क्यों है, तो समझिए जो क्रेडिट बैलेंस हम पर्सनल अकाउंट के अंदर दिखाते हैं उसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो पर्सनल अकाउंट है वहाँ वो सॉरी हाँ जो पर्सनल अकाउंट है वहाँ पर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कम है। तो यानी कि हमारा जो अकाउंट पेएबल है वो अभी रह गया है पेमेंट करने से, तभी तो हमारा यहाँ पे पेमेंट करने से रह गया है, तो डेबिट का बैलेंस कम हो गया और क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ गया। तो क्रेडिट बैलेंस इसलिए यहाँ पर ये बता रहा है कि अमाउंट पेएबल जो है वो हमारा क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इन विच अकाउंट इज शोन द डिक्रीज इन वैल्यू। ये भी किसी का डाउट था कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कम हो रही है और हमारी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपको बताया था, डेटर साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। देखिए रिवैल्यूएट हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि अब हमारी फर्म जो है उसका हमें पुनर्मूल्यांकन, आप बताइए क्यों किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन हम तभी करेंगे ना जब कोई साझेदार हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारी प्रॉपर्टी में कमी आई है, यानी कि प्रॉपर्टी में कमी आई है, हमारे लिए लॉस है, और लायबिलिटी बढ़ गई तो ये भी खर्चा है। तो डेटर साइड हमारा वैल्यूएशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी बढ़ती है और हमारी लायबिलिटी कम होती है तो हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए प्रॉफिट है और की बात है, तो ये हमारे क्रेडिट साइड हो पेमेंट की होगी इसकी एंट्री। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी किसी का डाउट है, ये डाउट नहीं है सॉरी, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, डाउट और भी हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट आपको बताना है किससे रिलेटेड है, बिहेवियरल थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड सिस्टम थ्योरी। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट ह्यूमन बिहेवियर की बात करता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ.डब्ल्यू. टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हेनरी फ्योल। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक। ये डाउट था। देखिए ये कितना आसान था, मैंने आपको बताया था। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि आप सब लोगों को साथ में लेके काम कर रहे हो। लाइन में तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, लाइन एंड स्टाफ में नहीं कर पाओगे। फंक्शनल में तो फंक्शन के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप सबको साथ में लेके काम किस में कर सकते हो, कमेटी के अंदर, क्योंकि कमेटी में क्या है कि 4 से 5 लोगों की कमेटी होती है, सबके व्यूज वहाँ पे सुने जाते हैं, सबका आइडिया लिया जाता है, फिर सब मिलकर डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज पर। तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। कितना आसान था, पता नहीं ये आपको क्यों डाउट हुआ है इस पर, लेकिन अब मुझे लगता है डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूटिलिटी। ये भी किसी का डाउट है। देखिए यूटिलिटी क्या है, पावर टू सेटिस्फाई अ वांट। ये मैंने आपको इसका आंसर बताया था। देखिए यूटिलिटी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, ठीक है, वो आपने प्रोडक्ट खरीदा और उस प्रोडक्ट को खरीदने से आपको कुछ लगा ही नहीं कि हाँ आपने एक नया प्रोडक्ट खरीदा है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, कोई उससे फायदा नहीं हुआ, तो आप क्या कहोगे, अरे यार बेकार प्रोडक्ट है।
बेकार प्रोडक्ट का मतलब यानी कि उसमें यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यूटिलिटी का मतलब होता है उसने आपकी वांट को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए पावर टू सेटिस्फाई अ वांट हमारा कहलाता है यूटिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बताइए, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी एट दैट टाइम व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग, मैक्सिमम, फॉलिंग या मिनिमम। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एवरेज यूटिलिटी के बराबर है जब हमारी एवरेज यूटिलिटी क्या होगी, तब हमारी एवरेज यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम पॉइंट पे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एट पॉइंट ऑफ सैटिटी मार्जिनल यूटिलिटी इज, यानी कि सैटिटी के पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो, पॉजिटिव, मैक्सिमम या नेगेटिव। ये शायद मैं आपको इकोनॉमिक्स की मैंने क्वेश्चंस कराए थे, उसमें मैंने ये कराए हैं आपको क्वेश्चंस। अब मैं जल्द से जल्द आपकी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करूंगी क्योंकि ऑलमोस्ट आपका सारा कंटेंट मैंने आपको करा दिया है। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन कराया है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने ना कराया हो। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जीरो, क्योंकि देखिए सैटिटी पॉइंट वो होता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो होती है, और इस सैटिटी पॉइंट के बाद अगर हम अपना कंजम्पशन कंटिन्यू रखते हैं तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी फिर डिक्रीजिंग में जाने लग जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ये आपको क्वेश्चन बताना है, बताइए। सीज मिस्टेक एंड करप्शन, आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड करप्शन, गिवन सजेशंस टू मैनेजर्स या फिर अलर्ट एम्प्लॉयज। ऑडिट प्रोग्राम का मेन मकसद क्या होता है, देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑडिट प्रोग्राम का। देखिए सीज मिस्टेक एंड करप्शन ये पता करना तो किसका काम है, ऑडिट का काम है, इसका काम नहीं है प्रोग्राम का। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स एंड करप्शन अगेन ऑडिट का काम है। गिव सजेशंस टू मैनेजर्स अगेन ऑडिट रिपोर्ट से दिए जाएंगे। यहाँ पर मेन काम हो जाएगा अलर्ट एम्प्लॉय को अलर्ट करना, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ देखिए ऑडिट प्रोग्राम होगा, इसलिए वो पहले से ही अपने सारे काम, उनको जो भी ड्यूटी दी गई है वो अच्छे से करें, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन बी रिमूव्ड वाया, एक ऑडिटर कंपनी का किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, क्या होगा, डी हो जाएगा। जनरल असेंबली में जनरल मीटिंग जो होती है वहां पर इसको रिमूव किया जाएगा सभी के सामने, सभी की कंसर्न से, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है। देखिए मैं आपको बता दूं, बैंक सोल्यूशन स्टेटमेंट को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब बताइए क्या होगा आंसर। देखिए ये प्रिपेयर किया जाता है बिजनेसमैन की विश पर, बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है। जब उसे लगता है कि ये प्रिपेयर करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि पासबुक और कैश बुक में कोई भी अंतर है या नहीं, तब वो करता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी हम नहीं कर सकते क्या, डेलीगेट, डिसेंट्रलाइज्ड, क्रिएटेड या ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, अकाउंटेबिलिटी हम डेलीगेट नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमारी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे ऊपर होती है अकाउंटेबिलिटी, हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हम इसको किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते, जो कुछ भी किया है उसके लिए हम आंसरेबल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है द अपीयरेंस ऑफ ऑफिस अफेक्ट्स द, एक ऑफिस की अपीयरेंस अफेक्ट्स करती है क्या, उसकी हेल्थ पर, मॉरल पर, प्रेस्टीज पर या नन ऑफ दीज।
इट्स वेरी सिंपल, प्रेस्टीज ऑफ द एंटरप्राइज। क्योंकि देखिए हम कह सकते हैं कि देखिए उस कंपनी का ऑफिस इतना अच्छा नहीं है, अपीयरेंस अच्छी नहीं है, यानी कि वहाँ पर क्या होगी, उसकी प्रेस्टीज कम होगी। मॉरल एंड हेल्थ से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये डाउट था किसी का। देखिए मैं फंक्शनल का मतलब क्या होता है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपने किसके बेसिस पे बनाई है, फंक्शंस के बेसिस पर। तो और फंक्शंस क्या होंगे, हर किसी की एक जैसे फंक्शंस नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब स्पेशलाइजेशन होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मैंने आंसर बताया था। अथॉरिटी नहीं कह सकते, एक्सपीरियंस नहीं कह सकते, ना ही सिंप्लिसिटी। फंक्शंस होते हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर, फंक्शंस होते हैं हमारे स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर। एक ऑडिटर का फंक्शन है ऑडिट करना, ये इसका स्पेशलाइजेशन है। एक मैनेजर का फंक्शन है मैनेज करना, ये उसका स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुक कीपिंग इज ऑफन कंफ्यूज्ड विद। अब जो बुक कीपिंग है वो किसके साथ कंफ्यूज्ड होते हैं लोग, या फिर किसके साथ हमें कंफ्यूजन पैदा करती है, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, कैशियर या काउंटिंग। देखिए राइट आंसर हो जाएगा डी। लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में। देखिए समझ लीजिए, बुक कीपिंग होता है सिर्फ बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, जबकि अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करने के बाद की सारी चीज़ें जैसे क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन निकालना, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर होती हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन लोग कंफ्यूज होते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, ठीक है। नेक्स्ट है इफ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सीड ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा हो रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो यहाँ पे जो एक्सेस है वो हमारा क्या कहा जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग लॉस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखिए ये कहा जाएगा हमारा ऑपरेटिंग लॉस, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ये ऑपरेटिंग लॉस है जिसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर इस ऑपरेटिंग लॉस में से हम जो नॉन ऑपरेटिंग हमारे हम कह सकते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग हमारे एक्सपेंस होंगे वो उसका ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कन्वर्टिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है क्या, सभी प्रॉफिट, ओनली कैश प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस, बताइए। देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट ये देखते हैं कितना रियलाइज हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट को इग्नोर करते हुए हम इसमें अपने सारे लॉसेस को कंसिडर करते हैं और लॉसेस के लिए पहले से ही प्रोविजंस बना के चलते हैं, ठीक है। इसलिए प्रॉफिट कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म में ये कहा जाता है कि हमें अपने प्रॉफिट को नज़रअंदाज करना चाहिए और अपने जो भी लॉस हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑब्सलेंस का क्या मतलब होता है, किस में कमी आती है। ऑब्सलेंस जब हमारी वैल्यू में कमी आती है तो किसके कारण होगी, मार्केट प्राइस के कम होने पर, फिजिकल वियर एंड टियर, इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस या इफ्लेक्ट्स ऑफ टाइम। देखिए अब नाम से ही पता चल सकता है, ऑब्सलेंस यानी कि जो चीज़ अब चलन में नहीं है, मार्केट में नहीं है, तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि इनोवेशंस इतने सारे, इन्वेंशंस इतने सारे हैं तो वो आउटडेटेड हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू अ वर्कर हु हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इज, यानी कि कोई भी वर्कर जो डिस्चार्ज हो गया और उसको कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है तो वो किस तरह ट्रीट किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नॉन बिजनेस एक्सपेंडिचर।
देखिए ये हमारा कंसिडर किया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह, क्योंकि ये कभी कभी होगा, डेली बेसिस पर नहीं। ऐसा नहीं है कि हम इसको फ्यूचर में भी दोबारा करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है और कम अमाउंट का है, ठीक है। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर फर्म गेट्स, यानी कि डेथ होने के बाद फर्म में एक पार्टनर की डेथ होने के बाद फर्म को क्या मिलती है? पॉलिसी अमाउंट, सरेंडर वैल्यू, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा। ये राइट आंसर हो जाएगा पॉलिसी अमाउंट है। कि सरेंडर अमाउंट इसलिए नहीं मिलेगा, सरेंडर अमाउंट तो तब मिलता है जब वो लोग ये कहें कि हम पॉलिसी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसका प्रीमियम पेमेंट नहीं कर सकते, हमें पॉलिसी अपनी यहीं पर ख़त्म करनी है, हम मैच्योरिटी तक वेट नहीं कर सकते या पेमेंट नहीं कर सकते, तो हमें सरेंडर वैल्यू मिलती है, पॉलिसी अमाउंट मिल जाएगा और सारे पार्टनर्स प्लस जिसकी डेथ हुई है उसके जो भी लीगल हेयर्स है उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यही थे क्वेश्चंस, आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और 5:30 बजे हम लोग उस चैनल पे क्लास करेंगे जीके की, इंग्लिश की। जिसको भी डाउट है, कन्फ्यूज़न होती है समझने में हिंदी वाले क्वेश्चंस को, तो वो जीके की इंग्लिश क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।